Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 3 of business studies, that is business environment. सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो सारी फोर्सेस या वो सारे फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि तुम्हारे कौन कौन हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ये सारे लोग बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो जब ये बिजनेस को अफेक्ट करेंगे यानी हाउ एक्सटर्नली इंटरनली, तो वो वाला जो पार्ट होगा दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या दूसरे कोई फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जैसे कि कस्टमर का बिहेवियर, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता, कब फ्लक्चुएट कर जाए पता नहीं होता, तो वो सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये क्या क्या हैं, ये टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल टोटली फोर्सेस क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल की बात नहीं है। जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज द रीज़न ये एक्सटर्नल फोर्सेस आती है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कुछ या तो स्पेसिफिक हो सकते हैं, कि स्पेसिफिक का मतलब आपके इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, स्पेसिफिकली आपको पता है। और कुछ हो सकते हैं इंडिविजुअली जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब इंडिविजुअली बिजनेस को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं, जनरली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, जैसे कि इमीडिएटली इन दियर डे टू डे वर्किंग लाइफ में। और जनरल फोर्सेस कौन से हो गए, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ये सारी चेंजेस होते हैं आपके। आप कैटेगराइज करोगे फोर्सेस को जनरल फोर्सेस में, स्पेसिफिक फोर्सेस में। स्पेसिफिक में लिखोगे आपके इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, और जनरल फोर्सेस में जितने भी आपके एक्सटर्नली जो अफेक्ट करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब आपके आ जाते हैं जनरल फोर्सेस में। देन इट इज़ इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंटल पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। आप एग्री करते हो ना कि आपका कस्टमर आपसे इंटर रिलेटेड है, या शेयर होल्डर आपकी कंपनी से इंटर रिलेटेड है, तो वो जिनको आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स आपके इंटर रिलेटेड होते हैं एलिमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट। अगर मान लो किसी पर्सन की या इंडिविजुअली लोगों की हेल्थ अच्छी रहने लगी, तो वो हेल्थ का इंश्योरेंस कम करवाएंगे। एग्री करते हो ना इस चीज़ से, तो वही इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। आगे इसके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं इंटर रिलेटेडनेस के बाद। डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट क्यों, क्योंकि ये आपकी कंपनी के लिए चेंज होता रहेगा। जैसे सोशल फैक्टर्स हैं या कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, तो ये एक जैसे थोड़ी ना रहेंगे, ये तो चेंज होते रहेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर्स एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी कोई सी गवर्नमेंट आई, कोई सी गवर्नमेंट आई, वो उसके इंडिविजुअल के हिसाब से वर्क नहीं करेगी, फॉर्म के हिसाब से वर्क नहीं करेगी, तो वो चेंज होती रहेगी, डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहेगी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्यों, क्योंकि भाई हमें बिजनेस का कुछ कंफर्म नहीं होता। बिजनेस के साथ रिस्क अटैच्ड होता है, और रिस्क क्या होता है, अनसर्टेन होता है। हमें पता नहीं है कब फ्यूचर में क्या चीज़ हो जाए। प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, इट इज़ डिफ़िकल्ट। हम आसानी से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फ्लक्चुएशंस कहाँ आ रही हैं या आपका रिस्क कहाँ अटैच है। हाँ, हम रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क ख़त्म नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला चेंजेस आर टेकन प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं कि उन सब पे वर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो बिजनेस होता है दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग।
कॉम्प्लेक्सिटीज़ जुड़ी होती है बिजनेस से। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी एग्जैक्टली ये कंस्टिट्यूट कर पाना कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमसे चाहता है, क्योंकि डायनेमिक कंडीशन है, फोर्सेस है, तो एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती है इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पाने में। कॉम्प्लेक्सिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ रिलेटिविटी। इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी काफ़ी हद तक सिंपल है, एक जैसा है। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस एनवायरनमेंट है रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है, और पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए हमें रिलेटिवनेस बिठानी पड़ती है जब हम काम करते हैं। तो हमने मोटे मोटे कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए। कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे बिजनेस में, इंटर रिलेटेडनेस होती है, रिलेटिविटी होती है, ये कॉपी में नोट करते जाओ पॉइंट। रिलेटिविटी के बाद डायनेमिक नेचर का होता है हमारा जो बिजनेस होता है, और हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े, ये वाले सारे पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे कि स्पेसिफिक फोर्सेस हो गई, जनरल फोर्सेस हो गई, और भी जो हमने पढ़े वो सारे पॉइंट्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद रिलेटेडनेस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना या बिजनेस को पढ़ पाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ लिया तो इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कि अगर मुझे पता चल गया कि कस्टमर की डिमांड वॉच को लेकर 1 साल बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगी, तो मैंने क्या किया, वॉच का प्रोडक्शन आज से स्टार्ट कर दिया और उस फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गई। जैसे कि जियो का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका इसके अंदर कि उन्होंने किस तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज का रोल प्ले किया सिम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज़ इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल क्या होते हैं भाई, जैसे कि पहले ही पता चल जाए इस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी चेंजेस हो जाएगी तो मेरी फर्म के लिए खतरा है, तो मैं पहले से ही उसको क्या करूँगी, एडॉप्ट कर लूँगी। जो भी टेक्नोलॉजी है अभी से अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाने लगूँगी कि ये चीज़ें आपको आगे जाके काम आएंगी। तो ये एक तरीके से थ्रेट को कंट्रोल करना, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है थ्रेट्स को, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। और अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमें पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करूँगी, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, जैसे कि जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत सारे बिजनेस में रन करता है, बहुत सारी एक्टिविटी में रन करता है। उसमें फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर पाऊँगी अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी टाइम टू टाइम करती रहूँगी। नेक्स्ट उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 4th पॉइंट, दैट इज़ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर मैं बिज़नेस एनवायरनमेंट को पहले से ही पहचान लूँगी कि भाई मेरा बिज़नेस एनवायरनमेंट कह रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है या मेरे कॉम्पिटिटर्स ये वाली स्ट्रैटेजी लाने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगी, उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को क्या करूँगी, इम्प्रूव करूँगी, वर्क करूँगी। और वर्क करने के हिसाब से क्या होगा, जो मेरा बिजनेस है वो ग्रोथ करता जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद 5th पॉइंट की भी डिस्कशन, ये 6th पॉइंट था, 5th पॉइंट लेफ्ट ओवर है। 5th पॉइंट क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग और पॉलिसीज़। प्लानिंग और पॉलिसी के बारे में भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि देखो प्लानिंग किसके बेसिस पे करते हैं हम,
फ्यूचर के बेसिस पे, कि फ्यूचर में अगर किसी की शादी है तो उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग होगी आपकी किसके बेसिस पे, फ्यूचर के बेसिस पे। अगर मैंने फ्यूचर पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया या कुछ अज्यूम कर लिया कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाले हैं या बिजनेस इन्वायरमेंट में ये फ़र्क आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूँगी और उसी के हिसाब से पॉलिसी की फॉर्मेशन कर लूँगी। ये डिटेल में बता रही हूँ एक एक चीज़ें, ताकि आप एग्ज़ाम में फ्रेम कर पाओ कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर जब मैं एक ऐसा कोर्स लेके आऊँगी जिसके अंदर पर्टिकुलर आपको क्रक्स वाले आइटम्स हैं, जिसमें मैं बताऊँगी किस तरीके से आप लोगों को वो करना है, पेपर में क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, क्रक्स कैसे लिखना है, पेपर में कैसे मेमोराइज करके चलना है चीज़ों को, वो उस वाले कोर्स में लेके आऊँगी। फिर उसके बाद डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशन है। तो पहले तो इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये देख लो, ये लिख लो एक जगह। बिजनेस एनवायरनमेंट की 2 कैटेगरी बनाई है, माइक्रो और मैक्रो के लेवल पे। मैक्रो में आपके ये सारे आ जाएंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट। और माइक्रो में आपके कस्टमर हो गए, कंज्यूमर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, जो कि इंटरनली कंपनी को अफेक्ट करते हैं, वो हो गए माइक्रो। और जो एक्सटर्नली कंपनी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ मैक्रो। ओके, तो अब वन बाय वन इन इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कौन सा हो गया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अभी आपने इकोनॉमिक्स में SLR, CRR, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, इकोनॉमिक को अफेक्ट करता है, इकोनॉमी में चेंजेस लाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट्स में फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन में 3 कैटेगरी बना लो, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, और एक होता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर आ जाती है आपकी महंगाई, ठीक है भाई। और इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन में आ जाती है आपकी, डिफ्लेशन में आ जाती है आपकी जब आपकी चीज़ें, इन्फ्लेशन में मतलब चीज़ें अगर 10 रुपये की हैं तो वो करीबन 12 रुपये की मिलने लग जाएगी, ये हो जाएगा इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब हो जाएगा कि 10 रुपये की चीज़ आपको 8 रुपये में मिलने लगी, ये हो जाएगा डिफ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब हो जाएगा जब 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलने लगे, मतलब दुगनी तिगुनी हो जाए। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट रेट आ जाता है, इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, ठीक है, और इनकम आ जाती है मेरी पूरी कंट्री की, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस आ जाता है। तो जब इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, इन सब ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है, तो वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद जो नेक्स्ट आएगा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं स्टडी करने के लिए, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने एक अच्छा सा डायग्राम बना रखा है, और वो डायग्राम क्या कहता है, वो डायग्राम कहता है कि हमारे सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पे भी हमने बात की इंटरेस्ट रेट वगैरह, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं हमारी, SLR, CRR, ये सब चीज़ें होती है जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके रखती है, फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करके रखती है। फिर इन्फ्लेशन भी पड़ा इसके अंदर। सोशल इन्वायरमेंट्स में सोसाइटी से रिलेटेड सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल में टेक्निक्स आ जाएगी, पॉलिटिकल में गवर्नमेंट आ जाएगी, लीगल में लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक जिस्ट थी जिसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमने पढ़ लिया। अब सोशल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। सोशल इन्वायरमेंट क्या कहता है, सोशल इन्वायरमेंट कहता है बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेस, जैसे कि कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दिवाली आई थी, ईद, गुरु पर्व, इंडियन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ग्रीटिंग कार्ड, स्वीट्स, ये सब ये क्या है, ये सोशल इन्वायरमेंट में आती है, जो कि सोसाइटी को इंटरकनेक्ट करके रखती है, वो सोशल इन्वायरमेंट में आ गई। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आती है, टेक्निक्स आती है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट आती है, इनोवेशन आती है इन वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड, टेक्निक्स क्या हैं जो भी आप देखते हो, अपडेशन वगैरह आती है, वो सब चीज़ें आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है, टेक्नोलॉजी को जो अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन तीनों के बारे में डिस्कस करा। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी हो गया, कंट्री में पीस मेंटेन करना। फिर यहाँ पे देखो एटीट्यूड, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का क्या एटीट्यूड है, मैंने बोला ना इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रॉपरली। तो गवर्नमेंट में 1991 में कौन सी पॉलिसी लेके आए थे, फॉर एग्जांपल इवन आफ्टर ओपनिंग आवर इकोनॉमिक इन 1991 फॉरेन कंपनी फाउंड इट extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape permits for doing business in India। इसका जस्ट क्या है कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को इन्फ्लुएंस करती है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए उस फैक्टर्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब देखो ये फैक्ट, ये एक चार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है आपको, ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो ये किस तरीके से इन सब से रिलेटेड है, देख रहे हो। फैशन इंडस्ट्री ये हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ये इन सब से रिलेटेड है, इसको इंडिकेट कर रहा है ये। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये इन्होंने इंडियन रेलवे उसका लिस्ट ऑफ ट्रेन्स दे रखी है, इन सबको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। लीगल इन्वायरमेंट है इसका लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, तो इसको डिस्कस करते हैं। लीगल इन्वायरमेंट क्या कहता है, लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेटिव पास बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पास करती है, तो उन सबको फैक्टर्स, उनकी अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट में लॉ, एक्ट, अब देखो ये वाले एक्ट हो गए, एक्सपोर्ट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब ये मत पूछना ये लर्न करने, ये लर्न नहीं करने, ये आपको एक तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से एक्ट आते हैं, कौन कौन से एक्ट आए हुए हैं। तो ये वाले एक्ट की 2-4 एक्ट की यहाँ पे डिस्कशन की हुई है जो कि लीगल इन्वायरमेंट में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। लीगल इन्वायरमेंट, कितने इन्वायरमेंट डिस्कस कर लिए एक बार रिवाइज करो, कौन कौन से इन्वायरमेंट हमने डिस्कस करे। एक तो हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और लीगल, ये सारे फैक्टर्स हमने इस लेक्चर में कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया डिस्कस करेंगे, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी की सारी वीडियोस की रिवीजन कर लो। जब मैं क्रक्स वाला कोर्स लेके आऊँगी तो उस कोर्स के अंदर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी रिपीटेडली, केस स्टडी लेके आऊँगी जब, तो मैं केस स्टडी 2-4 ऐसी केस स्टडी दिया करूँगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपको अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से या कोई भी लेक्चर से, जितने भी अभी तक मैंने डिलीवर किए हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फीडबैक दो अपना, जैसा भी फीडबैक है, समझ आता है नहीं आता, जैसा भी फीडबैक है दो, और खूब स्टडी करो। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।